चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पर आइसोमेरिज्म के क्रैश कोर्स के स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में एग्जीबिशन पर बेस्ड। ठीक, तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 इसमें यह कहता है कि आइसोमर्स which arises due to restricted rotation उनको बोलते हैं अपन क्या, जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है, पॉइंट नंबर 2 में मैं लिख रहा हूं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन is present in ध्यान से देखना, प्रेजेंट इन डबल बॉन्ड्स एंड रिंग्स। अब रिंग में होमोसाइक्लिक हो या हेट्रो हो, दोनों चलेंगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के अराउंड और रिंग के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। कैसे होता है एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं ये, तो ये आप मॉलिक्यूल देखो, इसमें जो बीच में मैंने बना रखा है वो डबल बॉन्ड बना रखा है। जैसे ये आप देखोगे, दिख रहा है आपको, ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, ये जो मैंने पकड़े ये कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसको घुमाना चाहूं तो घूमेगा नहीं, मतलब ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्यों? पाई बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक, और सिग्मा तो क्या बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के। जो पाई बनता है वो प्योर ओवरलैपिंग से बनता है, प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, मैं उसको घुमा नहीं सकता, घुमाऊंगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो आप इसको घुमा नहीं सकते हो। ठीक है, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो अगर मैं आपसे ओपन चेन स्ट्रक्चर में बात करूं तो डबल बॉन्ड में होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और साइक्लिक में तो सिंगल बॉन्ड ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाता है। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो रिंग टूट जाएगी। ठीक है, ये घूम नहीं सकता। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां आती है, डबल बॉन्ड में आती है और रिंग में आती है। अब ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड में आएगी वो कहां पर आपको ध्यान रखनी है, डबल बॉन्ड वाली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में बता रहा हूं, मतलब कहां जीआई आप चेक करोगे। डबल बॉन्ड्स में जैसे CCN NNN और कुछ एग्जांपल COO के भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। और रिंग में अगर मैं बात करूंगा तो रिंग में आपके पास दोनों चलेंगी। कौन सी, होमोसाइक्लिक भी चलेगी, होमोसाइक्लिक रिंग में भी जीआई हो सकता है, एंड हेट्रोसाइक्लिक में भी हो सकता है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में, जैसे होमोसाइक्लिक मतलब एक ही एटम से मिलकर रिंग बनी, जैसे कार्बन से मिलकर, कार्बोसाइक्लिक लेता हूं मैं ना, इस टाइप से। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ऐसा हो गया कि कोई दूसरा एटम इसमें आ जाए, इस तरीके से। तो अब आपको चेक क्या करना है, ये तो मैंने बेसिक चीज बताई जीआई के बारे में। अब आपको चेक करना क्या है, पॉइंट नंबर 3 से आपको पता चलेगा कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट must have different groups। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, must have different group, उनके ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। अब मैं आपको सभी केसेस का बताता हूं, जीआई एग्जीबिशन कैसे चेक करोगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं इन CCC, ध्यान से देखना जरा। CCC में अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर मैंने ऐसा लिखा है C यहां पर मैंने कुछ ग्रुप लगा रखे हैं। मान लो मैंने यहां मिथाइल लगाया है, यहां H लगाया है, यहां H लगाया है, यहां मिथाइल लगाया है। आपसे पूछेंगे बताओ ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा क्या, तो वो कैसे चेक करना है, आपको CCC तो दिख ही रहा है, तो आप इस कार्बन को पकड़ो। इस कार्बन को आपने पकड़ा, ध्यान से देखो, Me और H ये दोनों क्या लगे हैं, डिफरेंट लगे हैं। लेकिन अगर मैं इस कार्बन को देखता हूं तो यहां ये दोनों H क्या आ गए, सेम आ गए। तो कहीं भी एक जगह सेम आ गए तो जीआई एग्जीबिशन नहीं होगा। दोनों ही पोजीशन पर, दोनों ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की दोनों ही साइट पर ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। फिर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लो, दोनों ही कार्बन पे ग्रुप क्या होने चाहिए थे, डिफरेंट, तभी ये जीआई एग्जिबिट करता। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं, कैसा, ऐसा, ध्यान से देखना, CCC, और मैंने यहां लगा दिया Cl, यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया Me और यहां लगा दिया H, तो अब ये एग्जिबिट करेगा। क्यों एग्जिबिट करेगा, क्योंकि यहां पर इस कार्बन पर Me और H डिफरेंट हैं और Cl और OH इस कार्बन पर डिफरेंट है। इसका मतलब अब ये जीआई एग्जिबिट करेगा। समझ गए बात को,
इसी तरीके से सेकंड केस लेके चल रहा हूं मैं, इन सी डबल बॉन्ड एन, ध्यान से देखना जरा, सी डबल बॉन्ड एन, देखना सी डबल सी ऐसा लिखा है, यहां एम ई लगाया, यहां एच, सॉरी यहां एन कर लो, है ना, सी डबल एन चल रहे हैं, तो सी डबल एन, यहां एम ई, यहां एच। अच्छा, नाइट्रोजन पे तो एक लोन पेयर होता है और एक कोई ग्रुप हो गया, मान लो मैंने यहां एच लगा दिया, तो आप ध्यान से देखना जरा, इस कार्बन पर एमी और एच क्या है, डिफरेंट हैं, और इस तरफ तो हमेशा ही डिफरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर होगा और एक एच होगा, इन दोनों को आप डिफरेंट ग्रुप कंसीडर कर लो। बस आपको यहां चेक करना है कि इस जगह ग्रुप क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, मतलब ये जीआई एग्जिबिट करेगा। अगर मान लो मैं ऐसा लिख देता, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं ऐसा लिख देता सी डबल एन, यहां लोन पेयर, इधर मैंने लगा दिया मिथाइल और यहां लगा दिया मैंने एच, तो अब ये जीआई एग्जिबिट नहीं करता, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की तरफ एक लोन पेयर और एक मिथाइल तो डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन पे ये दोनों एच क्या आ गए, सेम, मतलब जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। समझ गए बात को कैसे लगाना है आपको, ठीक है। तीसरा केस देखना जरा, सी वाला, इन एन डबल बॉन्ड एन, ये तो हमेशा जीआई एग्जिबिट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि एन डबल एन पर यहां एक लोन पेयर, इधर कोई ग्रुप मान लो एच, और यहां लोन पेयर और इधर कोई ग्रुप मान लो एच, इन दोनों पर आप देखोगे एच एच, तो यहां तो सेम चल सकते हैं, एक ही जगह पर आपको दोनों ग्रुप डिफरेंट चाहिए, तो लोन पेयर एच डिफरेंट है और लोन पेयर एच डिफरेंट है। आप बोलोगे सर इस नाइट्रोजन पे यहां एच लगा है, इस नाइट्रोजन पे भी तो एच लगा है, ये सेम हो गए, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, क्यों, क्योंकि एक ही एटम पे चाहिए मुझे दोनों डिफरेंट, अगर मेरे पास अलग अलग पे सेम भी होगा तो उससे थोड़ी दिक्कत है, आपको एक ही एटम पर चेक करना है, लोन पेयर एच डिफरेंट है, यहां लोन पेयर एच डिफरेंट है, तो ये हमेशा एग्जिबिट करेगा, तो एन डबल एन वाला हमेशा एग्जिबिट करेगा। अब ध्यान से देखो, जैसा सी डबल एन था वैसा ही सी डबल ओ हो सकता है, बस कैसा बनाओ उसको, इस तरीके से बनाओ, ध्यान से देखना जरा, डी वाला बता रहा हूं मैं, सी डबल ओ, अब ये वाला एग्जिबिट कैसे कर सकता है वो देखना, मैं बना रहा हूं सी डबल ओ, यहां लोन पेयर और एक मैंने एच लगा दिया और इस पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, तो ये सेम इस जैसा हो गया, सी डबल एन जैसा, यहां मैंने एम ई लगा दिया, यहां एच लगा दिया, बताओ ये एग्जिबिट करेगा, यस एग्जिबिट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इस कार्बन पे एम ई और एच क्या है, डिफरेंट हैं, और इधर ऑक्सीजन पे लोन पेयर और एच डिफरेंट है, मतलब ये एग्जिबिट करेगा। एन डबल एन वाला ऑलवेज जीआई, ऑलवेज एग्जिबिट जीआई, ये ध्यान रखना, एन डबल एन हमेशा करेगा। सी डबल ओ पर आपको इस कार्बन पे चेक करना है, सी डबल एन पे इस कार्बन पे चेक करना है, क्योंकि दूसरी साइड से तो करता ही है, इधर आपको दोनों जगह से चेक करना है। समझ गए बात को, जीआई एग्जिबिशन कैसे चेक करना है, किसमें, मैंने सारे के सभी किसके बताए, डबल बॉन्ड के, अब मैं आपको रिंग के भी बता देता हूं, ठीक है। एक बार इसको देख लो किस टाइप से ये दिखता है, जैसे मान लो मेरे पास ऐसा है, ध्यान से देखना जरा, मैं आपको सी डबल सी के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ऐसा है, इस कार्बन पर ये रेड वाला और ग्रीन वाला ग्रुप क्या है, अलग अलग, तो इस कार्बन पर ये दो डिफरेंट हैं और इस कार्बन पे ये दो डिफरेंट हैं, इसलिए ये जीआई एग्जिबिट करेगा, इन दोनों के सेम होने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख देता कि बेटा अब बताओ अब जीआई एग्जिबिट करेगा क्या, बना देता हूं मैं एक बार, अब बताओ अब जीआई एग्जिबिट करेगा क्या ये स्ट्रक्चर, तो अब ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये दोनों ग्रुप सेम आ गए, यहां पर ये दोनों ग्रुप सेम आ गए। रुको जरा एक मिनट रुको, इसको हटा के मैं कोई और एटम लगा देता हूं यहां पर, जैसे मान लो मैंने यहां पर ये लगा दिया, ध्यान से देखना, यहां मैंने ये लोन पेयर लगा दिया, ठीक है। अब बताओ अब एग्जिबिट करेगा क्या, तो इस वाले पर, इस एटम पर एक लोन पेयर और एक ग्रुप डिफरेंट हैं, लेकिन इधर क्या आ गए, सेम आ गए, तो अब ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अब ध्यान से एक और रुकना, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक, ध्यान से देखते जाना, इसको लगा रहा हूं, अब बताओ अब एग्जिबिट करेगा क्या, यस करेगा, यहां लोन पेयर और ये रेड वाला अलग हो गया और यहां रेड और ये ग्रीन वाला अलग हो गया, मतलब एक ही एटम पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो जीआई एग्जिबिट करता है, और अगर दोनों सेम आ गए तो नहीं करता है, बॉटम लाइन यही है, ठीक है, जीआई एग्जिबिशन की, किसमें, सी डबल सी, सी डबल एन, एन डबल एन और सी डबल ओ वाले में। अब मैं आपको रिंग वाला बताता हूं, इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और रिंग में समझ लेते हैं जीआई एग्जिबिशन का, ध्यान से लिखना जरा, इन रिंग अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड दिया है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास कोई 5 मेंबर की रिंग है, सपोज आप 5 के अलावा 3 4 6 ले सकते हो, 5 की है और इधर मैंने कोई एक ग्रुप लगा दिया मान लो मिथाइल, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग की अगर बात आएगी तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करता है। कौन कौन एग्जिबिट करेगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ध्यान रखना, डाई
ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन, ये कर सकते हैं, ये वाले एग्जिबिट कर सकते हैं, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग कभी भी एग्जिबिट नहीं करेगी। क्यों? उस पे तो एक ही ग्रुप लगा होगा। हमें क्या चाहिए? दो ग्रुप चाहिए। दो ग्रुप कहां पर चाहिए? डिफरेंट पोजीशन पर चाहिए। जैसे समझ लो जरा, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। मान लो मेरे पास ये लिखा है, ध्यान से देखना, आपसे बोला गया बताओ ये जीआई एग्जिबिट करेगा क्या? आप बोलोगे यस। क्यों करेगा? क्योंकि इस कार्बन पर, ध्यान से देखना जरा, इस कार्बन पर क्या है? एक मिथाइल है, इसको मैं मिथाइल लिख सकता हूं, और एक एच है। और इस कार्बन पर क्या है? एक मिथाइल है और एक क्या है? एच है। तो इस वाले और इस वाले पोजीशन पर दोनों ग्रुप क्या हैं? डिफरेंट हैं, मिथाइल और एच, मिथाइल और एच, इसलिए ये जीआई एग्जिबिट करेगा। ठीक है, और देखना जरा, और एग्जांपल से क्लियर समझ में आएगा। अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा, ध्यान से देखना, एक यहां लगा दिया मिथाइल और यहां लगा दिया Cl, तो आप देखो जहां पर ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन पर, यहां मिथाइल है, एक एच है, ये दोनों डिफरेंट हैं, यस। ठीक है, ये वाले कार्बन पर एक Cl है और एक एच होगा छुपा हुआ, बाहर निकालो उसको, तो ये दोनों क्या है? डिफरेंट है, मतलब ये जीआई एग्जिबिट करेगा, यस। इस तरीके से चेक करना। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा दिया हुआ है, 6 मेंबर्ड एक रिंग दी है और यहां पर मैंने लगा दिया Me और यहां पर लगा दिया Me, बताओ ये जीआई एग्जिबिट करेगा? बिल्कुल करेगा। कहां पर कर रहा है? इस जगह पर, ये जो दिख रहा है आपको, ये दो कार्बन, यहां पर मिथाइल है, एच है, ये दोनों क्या है? डिफरेंट। इस कार्बन पे मिथाइल है और एच है, ये दोनों क्या है? डिफरेंट। तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा। इस तरीके से चेक करना है। मान लो मैं ऐसा लिख देता, ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा लिख देता 6 मेंबर्ड रिंग है और एक ही कार्बन पे दो मिथाइल लगा दिए, तो क्या जीआई एग्जिबिट करेगा? नहीं। ये वाला तो यस था, लेकिन अब ये वाला नो हो जाएगा। क्यों? इस कार्बन पर एमी और एमी क्या हो गए? सेम हो गए दोनों, तो इसलिए एग्जिबिशन नहीं होगा। अब रिंग में रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके भी होते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, ध्यान से देखना जरा, इस पर मेरे पास क्या लगा है? यहां एक मिथाइल लगा है, यहां एक मिथाइल लगा है। ठीक है, अब इस मिथाइल मिथाइल जो लगे हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ध्यान से देखना जरा, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मान लो मैंने ये मिथाइल डार्क में लगा दिया, ठीक है, डार्क में लगा दिया ये मिथाइल, तो मैं H कहां पे लगा सकता हूं? डैश में लगा सकता हूं, क्योंकि इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। दो बॉन्ड अगर एक प्लेन में है तो एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन होगा। ये सॉलिड वेज होता है, ये डैश वेज होता है। ठीक है, मैं मिथाइल को डार्क में लगा सकता हूं इस वाले पे, और डैश में H ऐसा लगा सकता हूं। इसका एक रिप्रेजेंटेशन और हो सकता है क्या? ध्यान से देखना, 3 मेंबर रिंग, दोनों मिथाइल डार्क में, मतलब दोनों सेम प्लेन में, तो उसको लिखने का तरीका ये है कि अगर मान लो मैंने ऊपर HH लगा दिए तो नीचे क्या आ जाएंगे? Me। तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि रिंग को प्लेन में मान लो, ऊपर ऊपर HH आ गए, नीचे नीचे Me आ गए, इस तरीके से होता है। एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है क्या? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैं इधर Me को कहां बनाता हूं? डार्क में बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, तो इसका डैश में क्या आ जाएगा? H, और इधर Me को डैश में ले रहा हूं तो डार्क में क्या आ जाएगा? H। इस तरीके से तो एक रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकता हूं मैं? ऐसा भी कर सकता हूं कि मैंने क्या करा, Me को अपोजिट लगा दिए, तो वो मैं इसमें कैसे दिखाऊंगा? ध्यान से देखना जरा, ये मेरे पास 3 मेंबर्ड रिंग हो गई, मैं Me को कहां लगा रहा हूं? इसमें मैं Me को ले लेता हूं नीचे, ठीक है, तो H ऊपर और यहां Me ऊपर और H कहां जाएगा? नीचे। ठीक है, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। क्या? इधर जो Me नीचे किया है इसको ऊपर कर दो, H नीचे, ये कर दोगे तो यहां H ऊपर Me नीचे कर देना। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। डैश वेज वाला स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं आपको, ये दे सकते हैं, पूछेंगे जीआई एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप बता देना आराम से। ठीक है, वैसे इस वाले फॉर्म को सिस बोलते हैं, आपको पता ही है, और इसको ट्रांस बोलते हैं। अभी हम टाइप ऑफ जीआई में कवर करेंगे सिस, ट्रांस, जेडी वगैरह। अभी मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको रिंग वाले में, ध्यान से देखना जरा। जैसे मेरे पास ये रिंग है, चलो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रिंग थी, ये दोनों Me हो गए और ये दोनों H हो गए, ऐसा। ठीक है, ये दोनों Me और ये दोनों H, तो एक ही कार्बन पर Me और H डिफरेंट और इस पर Me और H डिफरेंट, इसका मतलब ये जीआई एग्जिबिट करेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है ये रिंग वाला। समझ गए बात को, रिंग में कैसे चेक करना है? तो एग्जीबिशन ऑफ जीआई वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीआई के एग्जीबिशन वाले। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको चेक करना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और केसेस होते हैं तो हम वो स्पेशल केस में लिखेंगे बाद में। पहले मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करवा देता हूं, इनके क्वेश्चन करवा देता हूं कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, डबल बॉन्ड, सी डबल एन, एन डबल एन, रिंग वाले। ठीक है, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लो, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जीआई एग्जीबिशन के, बहुत आसान है, ध्यान से देखना जरा।
यहां पर उन्होंने 2 डबल बॉन्ड दिए हैं, देखना इस वाले डबल बॉन्ड को अगर मैं पकड़ता हूं तो इस कार्बन पे ये मिथाइल लगा है, ये मिथाइल लगा है, तो ये डबल बॉन्ड एग्जिबिट नहीं करेगा। जबकि ये वाले कार्बन को अगर मैं पकड़ूंगा, देखना जरा, इस वाले डबल बॉन्ड को अगर मैं पकड़ूंगा तो इस डबल बॉन्ड पे एक H लगा है और इधर Me लगा है, ये डिफरेंट है। और इस कार्बन पर ये एक H और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस कार्बन के लिए मान लो ना, तो ये डिफरेंट है ना, इसका मतलब ये एग्जिबिट करेगा। इस तरीके से चलना है। अगला देखना जरा, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिबिट करता है क्या? ट्रिपल नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है। इस वाले डबल पे देखो यहां 2 H लगे हैं तो ये नहीं करेगा, लेकिन इस डबल को पकड़ूंगा तो यहां एक H और ये इस तरफ एक ग्रुप अलग लगा है और यहां एक H और इस तरफ ग्रुप अलग लगा है, तो ये डिफरेंट हो गए, इसका मतलब ये GI एग्जिबिट करेगा। अगला देखना जरा, C+N में क्या चेक करते हो? N की तरफ तो डिफरेंट होते ही है, इस तरफ चेक कर लो, तो इस कार्बन पे एक PH और एक H क्या है? डिफरेंट। आंसर क्या है? यस। N लोन पेयर होता ही है, तो ये ऑलवेज एग्जिबिट करता है, यस। बहुत सिंपल है। अब जरा इसमें देखना, बहुत ध्यान से देखना, C मैंने पकड़ा, H मिथाइल अलग अलग। अब देखो जरा, इस कार्बन से आप इधर चलो और नीचे चलो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो जैसे ही मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो यहां मुझे एक मिथाइल मिलेगा और एक H मिलेगा, ठीक है। और इधर गया तो इस कार्बन पे 2 H मिले, तो ये और ये डिफरेंट हैं। क्यों? ऊपर HMe है, नीचे HH है, डिफरेंट है, मतलब यही डिफरेंट मिल गए, मींस यस बोल दो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगला देखना जरा, इसको पकड़ा, H मिथाइल तो डिफरेंट है, इसके आप इस तरफ गए तो यहां क्या मिले? HH। इधर गए यहां क्या मिले? HH। अभी ये सेम मिले तो आगे बढ़ो, जब तक रिंग कंप्लीट ना हो जाए, जब तक डिफरेंट ना मिल जाए, और आगे बढ़े। आप यहां गए तो इस कार्बन पे क्या मिला? Me और H। इधर गए इस कार्बन पे मिल गया आपको भैया HH, तो ये डिफरेंट हो गए दोनों, इसका मतलब ये भी एग्जिबिट करेगा। ध्यान से सुन लो। अगला देखना जरा, अगर मैं इस कार्बन डबल बॉन्ड को पकड़ता, ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, इधर चले इस कार्बन पे HH और नीचे भी HH, मतलब अभी सेम है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। इस पे क्या है? HH, इस पे भी क्या है? HH, अभी सेम है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। सेम आ रहा है तो आगे बढ़ते जाओ तो डिफरेंट ना मिल जाए ना। जैसे ही आप इधर मुड़ोगे और इधर से इस तरफ मुड़ोगे तो इस कार्बन पे Me और H जो है वो डिफरेंट तो है, लेकिन इसके लिए ऊपर से जब आओगे और नीचे से जाओगे तो ये क्या हो गए? आपको सेम जगह ले जाएंगे। ये दोनों रास्ते आपको सेम जगह ले जाएंगे। मतलब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि ऊपर से आऊं या नीचे से आऊं, पाथ क्या है? सेम। मतलब इस कार्बन के लिए ऊपर से और नीचे से ग्रुप क्या है? सेम, तो ये एग्जिबिट नहीं करेगा। समझ गए बात को? रिंग अगर कभी आ गई तो आप रिंग में चलते जाओ, डिफरेंट मिल गया तो वहीं बोल दिया, मैं आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अगर सेम आ गया तो आगे बढ़ो जब तक डिफरेंट ना मिल जाए। यहां सेम आ रहा था 2 बार, फिर आगे बढ़े, वहां भी सेम पाथ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? एग्जिबिट नहीं करेगा। अगला देखना ध्यान से, C HH सेम, तो एग्जिबिट नहीं करेगा। कहां से? C से। लेकिन ये कंपाउंड एग्जिबिट करता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना जरा, ये इस वजह से करता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग आ गई, ध्यान रखना, डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग में GI एग्जिबिशन होगा। तो इस कार्बन और इस कार्बन पे यहां मिथाइल है और एक H है और एक H है, ऐसा। तो ये डबल बॉन्ड की वजह से एग्जिबिट नहीं कर रहा था, ना ना ना, डबल बॉन्ड की वजह से नहीं कर रहा था, लेकिन ये रिंग में डाई सब्स्टिट्यूटेड की वजह से कर रहा था। समझ गए? अगला देखना जरा, C पकड़ा, यहां दोनों क्या आ गए? सेम, तो इसकी वजह से एग्जिबिट नहीं करेगा। लेकिन आप जरा गौर से देखो इसे, देखो ये जो दिख रहा है ना C+N, उसके लिए अगर मैं इस कार्बन पे बात करूं तो एक H और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस कार्बन पे लगा है, तो ये डिफरेंट है। और नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर और एक H होता है, तो डिफरेंट है, मतलब ये भी एग्जिबिट करेगा। कहां से करेगा? इधर से करेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं GI के। कई बार GI को अपन डाइस्टीरियोमर भी बोलते हैं, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लें कि डाइस्टीरियोमरिज्म किस में है, तो ये ध्यान रखना। मैं यहां पॉइंट लिख देता हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स GI are also known as डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है, डाइस्टीरियोमर अपने पास ऑप्टिकल में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। GI को डाइस्टीरियोमर बोलते हैं, ध्यान रखना अभी ये नाम है ना। तो ये इस तरीके से GI एग्जिबिशन हम करते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल केस आते हैं, ये तो तुम्हारे हो गए C+C, C+N, N+N, C+O इस टाइप के रिंग वाले, ठीक है। अब आपके पास स्पेशल केस आएंगे कि लगातार डबल बॉन्ड आ जाएं, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, स्पाइरो कंपाउंड्स आ जाएं, साइक्लोअल्कीन्स आ जाएं, तो वो सारे के सारे केसेस अपन लिखेंगे। पहले आप इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो तो आगे बढ़ते हैं, स्पेशल केसेस के बारे में समझ लो जरा। पहला केस मैं लिख रहा हूं यहां पर, नंबर 1 क्या है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड अगर आ गए आपके पास, ठीक है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट कर सकता है, लेकिन कौन से वाले, जो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। अब ये क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड क्या होता है, लगातार डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, या फिर एलीन नाम भी रखते हैं उस फैमिली का। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड के बारे में बात करूं तो ऑड नंबर वाले करेंगे एग्जिबिट, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी। ध्यान से सुनो, एक डबल बॉन्ड का केस तो आप जानते हो, टर्मिनल पे ग्रुप डिफरेंट है तो जीआई एग्जिबिट करेगा, सही बात है। अगर एक की बजाय 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो उनको बोलते हैं अपन ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। इवन वाले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं वो हम ओआई में देखेंगे, और ऑड वाले जीआई एग्जिबिट कर सकते हैं। बस आपको चेक क्या करना है, वही कंडीशन कि यहां पर जो ग्रुप लगे हों इस जगह, और यहां पर जो ग्रुप लगे हों वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। जैसे अगर मैं ये ए बोल दूं, ये बी बोल दूं, ये ए बोल दूं, ये बी बोल दूं, तो क्या हो गया, यहां पर इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, यहां सेम चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को। तो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड ऑड नंबर होना चाहिए, और उसमें भी कंडीशन वही है जो एक डबल बॉन्ड में आप लगाते थे, वही 3, 5, 7, 9 में लगाओगे, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। सेकंड नंबर पे मैं बात कर रहा हूं स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड, अच्छा इसके बारे में लिख लो, ये एग्जिबिट करेगा क्योंकि ये ग्रुप क्या है यहां पर डिफरेंट। स्पाइरो कंपाउंड भी एग्जिबिट कर सकता है, लेकिन कौन से वाले, ऑड नंबर वाले, ऑड नंबर वाले स्पाइरो कंपाउंड्स, क्योंकि ये प्लेनर हो जाता है। ध्यान से देखना जरा, इसमें होता क्या है, जैसे मेरे पास एक रिंग ये बना रखी है मैंने, दूसरी रिंग ये बना रखी है, और तीसरी रिंग ये बना रखी है, तो 3 रिंग कर दी मैंने, मतलब ऑड नंबर स्पाइरो हो गया। चेक क्या करना है आपको, यहां पर इस जगह इधर ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट, और इधर ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो आप बोलोगे क्या, स्पाइरो कंपाउंड भी एग्जिबिट करेगा, ठीक है। यहां पर ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर लिख लेना आप, यस। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, मतलब क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड प्लस स्पाइरो ले लूं, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो तीसरे नंबर का केस लिख रहा हूं मैं, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड प्लस स्पाइरो। अगर मैं इसको मिक्स कर दूं तब भी काम हो जाएगा, क्यों, स्पाइरो की डीयू भी 1 होती, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड की डीयू 1 होती, मतलब रिंग को पाई से रिप्लेस कर सकते हो, पाई को रिंग से। जैसे अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, इधर रिंग लगा दी, इधर डबल लगा दिया, इधर रिंग लगा दी, देखो तो ये रिंग हो गई, ये डबल, ये रिंग, लगातार होना चाहिए, बीच में कहीं भी सिंगल नहीं होना चाहिए, है ना, लगातार रिंग डबल रिंग। अब इस वाले और इस वाले कार्बन पे चेक कर लो आप, ग्रुप क्या होने चाहिए यहां पे, डिफरेंट। जैसे यहां ए लगा दिया, यहां बी लगा दिया, यहां ए लगा दिया, यहां बी लगा दिया, ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब एग्जिबिट करेगा। और इसका भी नंबर क्या होना चाहिए, ऑड। क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड प्लस स्पाइरो, ये क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। जैसे एक रिंग, एक डबल, एक रिंग, तो टोटल ऑड हो गया 3, है ना। अगला देखना जरा, 4th नंबर पे साइक्लोअल्कीन्स। साइक्लोअल्कीन्स, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड उसको बोलते हैं अपन क्या, साइक्लोअल्कीन। तो साइक्लोअल्कीन 3 मेंबर्ड वाली जीआई एग्जिबिट नहीं करती, 4 वाली नहीं करती, 5 वाली नहीं करती, 6 वाली नहीं करती, 7 वाली नहीं करती, क्योंकि रिंग का साइज इतना छोटा होता है कि उसका कोई दूसरा ज्योमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिंग टूट जाएगी। सबसे कम कार्बन की जो साइक्लोअल्कीन है जिसमें जीआई एग्जिबिट होता है वो होती है 8 मेंबर्ड। 8 मेंबर्ड, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, 8 मेंबर की रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले जीआई इसमें आता है। तो 8 से एग्जिबिट करना स्टार्ट हो जाती है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब, ठीक है। तो 3 मेंबर्ड, 4, 5, 6, 7 नहीं करती, 8 मेंबर्ड हो जाएगी, 9 मेंबर्ड, 10 मेंबर्ड के अंदर डबल, 11, 12 एंड सो ऑन, यहां से एग्जिबिशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 5th नंबर पे चलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी एग्जिबिट कर सकते हैं, कैसे वाले, ऐसे वाले, ध्यान से देखो, एन एन, और यहां पर मैंने ये लगा दिया। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर, तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोल दूं आपको कि मैंने एक लगा दिया यहां पर ऐसा, नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है, यहां मैंने लगा दिया मिथाइल, तो यहां मैं लगा रहा हूं CH3, तो एक क्या होगा H, और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है।
और एक कोई और ग्रुप लगा दो, यहां भी कोई और ग्रुप लगा दो, 1 2 3 बॉन्ड होते हैं ना, H लगा देता हूं मैं। तो आप देखो जरा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और H डिफरेंट है, यहां भी और यहां भी। इधर देखो लोन पेयर और H डिफरेंट है, और इस कार्बन पे मिथाइल और H डिफरेंट है। तो ये सेम उसी टाइप से हो गया कि रिंग में जब आप चेक करते हो तो रिंग में कैसे चेक करते हो, जिस कार्बन पर लोन पे, जिस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वहां पर H है, यहां लोन पेयर और क्या है, H है, तो ये डिफरेंट हो गए। इधर कार्बन पे मिथाइल और H क्या हो गए, डिफरेंट, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर और H क्या हो गए, डिफरेंट। तो इस तरीके से अपन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में चेक करते हैं। तो एक बार फिर से देख लो सारे केसेस, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड में ऑड नंबर होना चाहिए, और इधर चेक करना है टर्मिनल पे ग्रुप क्या हो, डिफरेंट, तो एग्जिबिट करेगा। स्पाइरो कंपाउंड भी सेम इसी जैसा केस है, यहां भी जो ऑड नंबर थे वैसे ही ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, पहला डबल बॉन्ड अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो दूसरा वर्टिकल में और तीसरा हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, इसका मतलब ये सेम प्लेन में आ जाएंगे। उसी तरीके से रिंग अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल होती है, तो इस तरीके से यहां पर ग्रुप चेक कर लोगे, प्लेन में मिलेंगे। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता तो डबल बॉन्ड प्लस स्पाइरो का सम भी ऑड आना चाहिए। ये जो ऑड है ना ये जीआई के लिए होता है, और इवन जो होता है इनका, इवन वाली बात वो ओआई के लिए होती है, वो हम ओआई में पढ़ेंगे। साइक्लोएल्कीन में ध्यान रखना 7 मेंबर तक कुछ नहीं होता, 8 मेंबर की साइक्लोएल्कीन से स्टार्ट होता है जीआई एग्जिबिशन। और हेटेरोसाइक्लिक में आप ऐसे चेक कर लोगे, लोन पेयर H अलग है, लोन पेयर H अलग है, और यहां कार्बन पे मिथाइल H अलग है, और लोन पेयर और H अलग है नाइट्रोजन पे। ठीक है, नोट करो इसको, फिर मैं इसका आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, प्रैक्टिस कर लो इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लो जरा स्पेशल केसेस के। यहां पर देखना जीआई एग्जिबिटर नोट पूछा आपसे। अगर मैं आपसे बोलूं, यहां ध्यान से देखो, C डबल C, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड हो गया, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करता। लेकिन यहां पर अगर मैं सिर्फ एक सिंगल डबल बॉन्ड के लिए बात करूं, मतलब एक ही डबल बॉन्ड के लिए बात करूं, तो इस कार्बन पर मिथाइल और H डिफरेंट है, और इस कार्बन पर H, और ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के लिए मान सकता हूं, तो इस जगह से एग्जिबिट कर जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। अगला देखना सेकंड वाला, C डबल C, ये क्या है, इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन यहां पर अगर मैं एक सिंगल डबल बॉन्ड के लिए बात करूं, इसके लिए बात करूं, तो यहां क्या है, 2H है, नहीं करेगा। यहां क्या है, 2H है, नहीं करेगा। यहां क्या है, 2H है, नहीं करेगा। लेकिन ये डबल बॉन्ड कर जाएगा, क्यों, यहां H है और यहां मिथाइल है, यहां पर H है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस कार्बन के लिए मान सकता हूं। तो आंसर क्या लिखोगे, यस लिखोगे। समझ गए बात को कैसे करना। अगला देखना जरा, इवन नंबर ऑफ रिंग आ गई यहां पर, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, सीधा सीधा। अगला देखो फोर्थ वाला, ये कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मेंबर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड। साइक्लोएल्कीन का केस हो गया तो 10 वाला करता है एग्जिबिट, तो आंसर क्या हो गया, यस। बहुत सिंपल है। हेटेरोसाइक्लिक वाली रिंग देखो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर एक H डिफरेंट है, और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होगा और एक H है, ये भी डिफरेंट है, मतलब ये क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा। तो आंसर यस आ गया, बहुत इजी है। अगला देखो जरा, रिंग डबल रिंग डबल रिंग, ऑड नंबर हो गया टोटल, तो इस टर्मिनल वाले पर ग्रुप देख लो डिफरेंट है, CH3H अलग है, और इस पर भी CH3 और H अलग है, इसका मतलब ये भी एग्जिबिट करेगा। बहुत सिंपल है। अगला देखो जरा, डबल बॉन्ड और रिंग, ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, तो एग्जिबिट नहीं करना चाहिए, बस यहां रुक जाओ, अब गलत हो जाएगा आपका। अगर मैं डबल बॉन्ड और रिंग को पूरा एक सिस्टम मान के चलूं, इवन नंबर, तो आप बोलोगे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ ये डबल बॉन्ड देखो, क्या सिर्फ डबल बॉन्ड देखो, तो इस कार्बन पे एक H और एक मिथाइल है, ठीक, और इस कार्बन से इधर चलोगे तो यहां पर एक मिथाइल और एक H, और जब नीचे आओगे तो यहां क्या है, 2H, मतलब ये ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये एग्जिबिट करेगा, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखवा देता हूं मैं आपको। अगर मेरे पास टर्फिनाइल आ गए, टर्फिनाइल मतलब 3 रिंग आ गई, किसकी, बेंजीन वाली 3 रिंग आ गई, इस तरीके से ध्यान से देखना जरा, एक रिंग ये हो गई, दूसरी रिंग ये हो गई, और तीसरी रिंग ये हो गई, ध्यान से देखना। तो ये जीआई एग्जिबिट कर सकता है कब, जब इसके ऑर्थो पोजीशन पर यहां पर ग्रुप क्या लगे हों, डिफरेंट लगे हों, यहां ए बी अलग लगा दिए और यहां ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप डिफरेंट। इस वाले पर आप कुछ भी लगाओ, लेकिन बल्कि ग्रुप लगाओ। यहां पे, यहां सपोज मैंने एक्स लगा दिया, ठीक है, यहां वाई लगा दिया, यहां एक्स लगा दिया, यहां वाई लगा दिया, मतलब यहां पर जो बल्कि ग्रुप है वो आना चाहिए। बल्कि ग्रुप सभी जगह आना चाहिए। कौन कौन से बल्कि ग्रुप होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, SO3H, NO2, ठीक है, मिथाइल हो गया, COH हो गया, इस टाइप के ग्रुप यहां होने चाहिए। और कंडीशन क्या है, ग्रुप तो बल्कि होने चाहिए सभी जगह, सभी ऑर्थो पोजीशन पे, बस यहां पर इस जगह ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं इसका। अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा, ध्यान से देखना जरा, एक रिंग, 2 रिंग और ये 3 रिंग है,
ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये और ये रिंग सेम प्लेन में होती है और ये अपोजिट प्लेन में होती है अगर बल्कि ग्रुप लगे हो तो रिपल्सन की वजह से। यहां मैंने लगा दिया COH, ध्यान से देखना, यहां लगा दिया मैंने NO2, यहां लगा दिया Br, इधर Br, इधर I, इधर I। यहां सेम चल सकते हैं बीच वाली रिंग पर, लेकिन ये टर्मिनल वाली जो रिंग है यहां पर, यहां ग्रुप क्या लगा दो आप, डिफरेंट, NO2 और यहां COH, तो ये GI एग्जिबिट करेगा। अगर मैं इधर COH और इधर COH लगाता तो नहीं करता फिर, क्यों? क्योंकि वो सेम ग्रुप हो जाते। समझ गए बात को? तो टर्फेनाइल का एक केस है, बस ध्यान रखना है, इसको नोट करो इसको। अब हम चलते हैं GI के टाइप पर, सिस ट्रांस, ZE, सिनेंटी, ये समझ लेते हैं, ठीक है। फटाफट से इसको लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर समझ लेते हैं। पहला वाला टाइप्स ऑफ GI में हम बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, लिख लो। इफ सिमिलर ग्रुप्स are on the same side then cis, otherwise trans। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो सिस होगा, अदरवाइज ट्रांस होगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं CH3, ध्यान से देखना, CH3 और H, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना जरा, यहां CH3 ऊपर लगा है और यहां CH3 ऊपर लगा है, तो ये हो गया सिमिलर ग्रुप सेम साइड, तो क्या बोलोगे, सिस। आप इससे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मान लो यहां में कोई ग्रुप और लगाया था, सपोज NH2, तो आप इन दोनों से नहीं बता सकते थे लेकिन H से बता सकते थे, तो कोई भी एक से आप बता सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखना जरा, मान लो ऐसा लिखा है, यहां लिखा है Cl और यहां लिखा है Cl, यहां H और यहां H, बताओ जरा ये क्या है, सिस है कि ट्रांस है? सिमिलर ग्रुप क्या है, अपोजिट है, या तो आप ये देख लो या ये देख लो, ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, तो मतलब क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया। तो सिस और ट्रांस का मतलब समझ गए कैसे चेक करना है, बहुत ध्यान से ध्यान रखना। सिस और ट्रांस आइसोमर की अगर मैं बात करता हूं तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस, अदरवाइज ट्रांस। रिंग में भी सिस ट्रांस होता है साइक्लोएल्केन में, ध्यान से देखना जरा। अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, यहां मैंने लगा दिया, यहां लगा दिया Cl और Cl ऊपर, H नीचे, तो ये क्या हो गया, सिस, क्योंकि सिमिलर ग्रुप क्या है, सेम साइड, ये दोनों Cl ऊपर लगे हैं और ये दोनों H कहां लगे हैं, नीचे। इसी तरीके से अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूं, यहां Br लगा दिया, यहां Br लगा दिया, इधर H और इधर H, तो अब अपोजिट आ गई ये सिमिलर ग्रुप, है ना। इसका मतलब मैं क्या बोल दूंगा, इसको ट्रांस बोल दूंगा। इस तरीके से पता करते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लो जरा, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सिस ट्रांस पता करना है, तो आप क्या करो, देखो ध्यान से, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता तो कुछ ऐसा बनता, सही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अगर कभी ऐसा पैटर्न आए तो ये क्या होता है, सिस, और कभी पैटर्न ऐसा आए तो क्या होता है, ट्रांस। आप पैटर्न से चलना, अगर आपका पैटर्न ऐसा यू जैसा आ रहा है तो सिस, और ऐसा आ रहा है तो ट्रांस। ध्यान से देखो जरा, पैटर्न कैसा आ रहा है, ऐसा, तो ये ट्रांस है, और ये यू जैसा आ रहा है तो ये सिस है। इस तरीके से यहां देखो जरा, ये पैटर्न क्या है, इस तरीके से जा रहा है तो ट्रांस, और ये कैसा आ रहा है, ऐसा पैटर्न आ रहा है, मतलब यू को थोड़ा घुमा दिया एक तरीके से, है ना, तो ये क्या हो गया, सिस, ठीक है। ये वाला क्या है, सिस, और ये वाला सिस, तो पैटर्न से चलना आप। अच्छा साइक्लो में बता दो जरा, एमी ऊपर ऊपर मतलब सिस। साइक्लो में ऐसा भी दे सकते हैं, डैश वेज वाला, ये डार्क में एमी लगाया या डैश में एमी लगाया, अपोजिट लगाया तो क्या हो गया, ट्रांस। इस तरीके से आप पता करते हो सिस और ट्रांस के बारे में, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, क्या कि एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट फॉर GI। इसका मतलब क्या है जरा ये समझ लो। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं, ध्यान से देखना, CH3 CCC H और H, ठीक है। अगर इन दोनों की डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं, X बोलता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसका ट्रांस वाला आइसोमर बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा ट्रांस। तो दोनों मिथाइल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूं मैं, Y बोल रहा हूं, तो X इज नॉट इक्वल टू Y। एरियल डिस्टेंस का मतलब यह है कि दो ग्रुप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं ZE पर। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पे है ZE आइसोमर। ध्यान से देखना जरा, ZE आइसोमर में Z का मतलब होता है जुसामेन, ठीक है, और E का मतलब होता है एंड के गन। इसका मतलब है सेम साइड, और इसका मतलब है ऑपोजिट साइड, ठीक है। और इसके लिए रूल लगता है CIP रूल, कान, इलगोल्ड, प्रीलॉक, 3 साइंटिस्ट थे, उनके रूल हैं जिसको बोलते हैं CIP रूल, ठीक है। कान, इनगोल्ड
एंड प्रीलॉग। तो CIP रूल क्या होते हैं, एक एक करके लिखेंगे और उसको अपन समझते जाएंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी, ठीक है। तो अपन को यहां पर क्या है, एटम या ग्रुप को प्रायोरिटाइज करना होता है, किससे, हायर एटॉमिक नंबर से चलना है, ठीक है। जैसे ध्यान से देखना जरा, C यहां लगा दिया मैंने NH2, यहां लगा दिया मैंने CH3, यहां लगा दिया मैंने H और यहां लगा दिया मैंने Br, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, Ze की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं आपसे पूछता बताओ इसमें सिस्ट्रांस है क्या, नहीं बता पाते ना, सिमिलर ग्रुप सेम साइड और सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड वाला केस बन ही नहीं रहा, इसलिए जहां सिस्ट्रांस फेल हो जाता है वहां हम Ze लगा देते हैं। हम सिस्ट्रांस में भी Ze लगा सकते हैं, लेकिन Ze की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सिस्ट्रांस फेल हो गया था, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, यहां क्या लगा है H, यहां क्या लगा है Br, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, Br का ज्यादा कि H का कम, दोनों बातें सही है, तो ये 1 आ गया। इस कार्बन से चलेंगे, इधर क्या है नाइट्रोजन, इधर क्या है कार्बन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, नाइट्रोजन, इधर 1, अपोजिट आ गए, मतलब क्या हो गया E, ऐसे चलना है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको 1 दे दो, अपोजिट है तो E, सेम साइड है तो Z, ठीक है। रूल नंबर 2, जब आपका रूल नंबर 1 फेल हो जाए, मतलब रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम इज सेम देन गो फॉर द नेक्स्ट एटम एंड अप्लाई रूल नंबर 1 लगा देना अगले एटम पर जाकर। जैसे ध्यान से देखें जरा, C यहां लगाया मैंने CH2 CH3, यहां क्या है CH3, यहां लगा दिया H और यहां लगा दिया NH2। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं, H और N किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, N का, तो ये 1 आ गया। अब ध्यान से देखना, यहां गए पहला एटम कार्बन, यहां गए पहला एटम कार्बन, सेम आ गए, तो अब अगले एटम पर जाओ। अगले एटम पर कौन से एटम पे जाना है, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और है तो पहले उसको लो, फिर अगर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन लो। जैसे यहां पर 2 H और 1 C थे, किसके बाद, ध्यान से देखना, इधर से चले कार्बन मिला, कार्बन यहां मिला, कार्बन यहां मिला, सेम आगे बढ़ो, 2 H मिले, फिर 1 C मिला तो C को लो, यहां H को लो, इधर ज्यादा प्रायोरिटी, मतलब ये E हो गया। इस तरीके से H के अलावा जो और कोई एटम है वो ले लो, अगर चॉइस नहीं है, जैसे यहां चॉइस नहीं थी तो यहां H लेना पड़ा। अगला रूल नंबर 3 क्या कहता है, इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, क्या, इन द केस ऑफ आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। इन द केस ऑफ आइसोटोप्स हायर मास नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी, जिसका मास नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। जैसे अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखता C, यहां H, यहां D, यहां लिखा मैंने CH3 और यहां लिखा मैंने CH3, लेकिन ये 12 वाला और ये 14 वाला, 12 पे 12 नहीं लिखते, 14 पे 14 लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं इससे चलूं H और D में किसका मास नंबर ज्यादा, इसका, तो 1, C12 है यहां पर, ये C14 है, किसका ज्यादा, इसका, तो ये 1, तो ये क्या आ गया Z। इस तरीके से चलना है। रूल नंबर 4 एंड लास्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 4 ये कहता है कि ट्रिपल बॉन्ड गेट्स हायर प्रायोरिटी ओवर डबल बॉन्ड फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड। कब, जब इनके बीच के एटम सेम हो। जैसे यहां मैंने AB लिया तो यहां भी AB लूंगा और यहां भी AB लूंगा, मतलब इसका यह है कि C-N लिया तो उसकी प्रायोरिटी C-N से ज्यादा। अगर मैंने यहां C-O लिया तो यहां C-O से ज्यादा। अगर मैंने यहां C-C लिया तो उसकी C-C से ज्यादा, फिर C-C, इस तरीके से। अब ऐसा नहीं कि इसका ट्रिपल इसके डबल से ज्यादा, वो तो फिर आप एटॉमिक नंबर से ही चले जाना, एटॉमिक नंबर ज्यादा तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। जैसे ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, C-C यहां लिया मैंने C-N और यहां लिया CH डबल बॉन्ड, ध्यान से देखना, और यहां लिया मैंने C-ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां लिया CH डबल बॉन्ड CH2। बहुत ध्यान से देखना जरा, मुझे ZE बताना है। अब ध्यान से देखो, इसके लिए यहां क्या है C-C, यहां C-C, दोनों एटम सेम है, मतलब यहां जो एटम मैंने लिए वही एटम यहां है,
तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अब यहां देखना, यहां सी ट्रिपल एन है, यहां सी डबल ओ है। अब ये मत बोलना कि ट्रिपल की ज्यादा डबल से, ट्रिपल की डबल से ज्यादा तभी होती है जब दोनों सेम एटम के बीच के हों। अब यहां तो सी के बाद ओ आ रहा है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, बहुत ध्यान से इसको लिखना। तो यहां 1 और यहां 1, मतलब इस डबल बॉन्ड के अराउंड ई हो जाएगा, अपोजिट है। समझ गए बात को? फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड और लास्ट है सिन एंटी आइसोमर। ध्यान से देखना जरा, ये हम सिन एंटी कहां पढ़ते हैं? सी डबल एन में, और हम एन डबल एन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सी डबल एन में भी स्पेशल केस हम पढ़ते हैं ऑक्सिम्स के लिए। ध्यान रखना, सी डबल एन में अगर मेरे पास एक लोन पेयर है और यहां OH है और यहां दो ग्रुप लगे हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सिम बोल देते हैं। अब ये ऑक्सिम दो टाइप से हो सकती है, एक हो सकती है आपकी एल्डोक्सिम, एल्डोक्सिम, और एक कीटोक्सिम। मतलब यहां पर दोनों जगह RR हो सकता है या HH या H हो जाए, ठीक है। एक जगह H एक जगह R, कीटोक्सिम, ऐसा, ठीक है। अब एल्डोक्सिम का नाम कैसे रखते हैं? जैसे मान लो मेरे पास रखा है CH3, H डबल बॉन्ड N, लोन पेयर OH। अब एल्डोक्सिम में अगर OH और H सेम साइड हैं, OH और H सेम साइड हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सिन। और अगर इसका मुझे एंटी बनाना है तो ऐसा दिखेगा H C CH3 डबल N, लोन पेयर और OH। अगर एल्डोक्सिम में OH और H अपोजिट साइड हैं तो ये क्या हो जाता है? एंटी हो जाता है। तो ये सिन और ये एंटी। एल्डोक्सिम में कोई टेंशन नहीं। कीटोक्सिम में आप दो तरीके से नाम लिख सकते हो। एक कीटोक्सिम का कैसे? जैसे मेरे पास लिखा है इथाइल यहां पर, और यहां मैंने मिथाइल लगा दिया, डबल बॉन्ड N, यहां लोन पेयर और यहां OH। अब ध्यान से सुनना जरा, इसके दो नाम लिख सकते हैं क्या? OH के रिस्पेक्ट में एमी सेम साइड है तो सिन मिथाइल, सिन मिथाइल, और ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल ऑक्सिम। इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, OH के अपोजिट इथाइल है तो एंटी इथाइल, एंटी इथाइल, और दूसरा ग्रुप क्या है? मिथाइल ऑक्सिम। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सेम साइड वाले को सिन लिख दो, अपोजिट वाले को एंटी लिख दो, इस तरीके से। एन डबल एन में कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर मेरे पास यहां लोन पेयर और यहां ग्रुप लगा दिए मैंने, ये मेरे पास सेम साइड है, ग्रुप सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिन हो जाएगा। और अगर इसका मुझे एंटी बनाना है तो एक ग्रुप को क्या करो आप? अपोजिट लगा दो तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ग्रुप अपोजिट तो एंटी। तो एन डबल एन में आपको टेंशन नहीं लेनी है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ZE और सिन एंटी के। जैसे इसमें मुझे ZE निकालना, ध्यान से देखना जरा। इस कार्बन के लिए Br और I का और Br में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? I का ज्यादा है ना Br और I में, ठीक है। यहां देखो, इस कार्बन से इधर चले C सेम, यहां सिंगल हो यहां डबल हो, सेम एटम के बीच का डबल ज्यादा होता है कंपेरिजन टू उसके सिंगल से, तो ये 1 क्या आ गया? Z आ गया। इस तरीके से ध्यान से देखो, ये क्या है? एल्डोक्सिम है। क्यों? इस कार्बन के पास एटलीस्ट 1 H होना चाहिए, तो ये एल्डोक्सिम है। अब कौन सा है? OH और H क्या है? ये सेम साइड, मतलब सिन हो जाएगा। इस तरीके से इसके दो नाम लिखेंगे। क्यों? ये कीटोक्सिम है। OH के सेम साइड क्या है? मिथाइल, तो मैं लिखूंगा सिन मिथाइल, सिन मिथाइल, फिनाइल ऑक्सिम, फिनाइल ऑक्सिम, ऐसा लिखूंगा। और OH के अपोजिट PH है तो एंटी फिनाइल, और लगा के लिखना एंटी फिनाइल, एंटी फिनाइल मिथाइल ऑक्सिम। इस तरीके से हम दो नाम इसके लिख सकते हैं। समझ गए बात को? इस तरीके से हम बात करते हैं सिन एंटी, ZE और सिस्ट्रांस की। नोट करो इसको। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्ट्रांस, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फटाफट से इसको लिख लो पहले। चलो तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्ट्रांस पे चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसमें है, ध्यान से देखना जरा, प्रॉपर्टी नंबर 1, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की अगर बात करूं म्यू, तो यूजुअली डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? C अगर मान लो मैंने यहां पर ग्रुप लगा रखा है CH3, ध्यान से देखना, यहां CH3, इधर H और इधर H, ठीक है। CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस I ग्रुप है। ये क्या है? प्लस I ग्रुप है। तो CH3 प्लस I ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर जाएगी, इसमें डाइपोल की डायरेक्शन इधर जाएगी। और कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन जो है वो sp2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये खींचेगा और ये खींचेगा। तो ओवरऑल क्या होगा? ये वाला इसके अपोजिट है डाइपोल और ये वाला इसके अपोजिट है, लेकिन ये कटेंगे नहीं। तो मैं नेट ये लिख सकता हूं कि डाइपोल मूवमेंट यहां क्या होगा? नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, कैसे? C, यहां CH3,
इधर CH3, इधर H और इधर H। ध्यान से देखना जरा, मिथाइल जो है वो यहां डोनेट करेगा, प्लस आई है, और इधर CH3 प्लस आई है, ये डोनेट करेगा, और इसके वेक्टर इस तरफ जाएंगे। तो देखो जरा, ये वाला जो मिथाइल है ये भी तो मिथाइल है ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, और इधर ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो म्यू क्या हो जाएगा इसका 0। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रांस का डायपोल मोमेंट हमेशा 0 हो, लेकिन इतना पक्का है कि यूजुअली सिस से कम ही होता है डायपोल मोमेंट। अब ध्यान से सुनना जरा, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर। अगर मेरे पास ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पर मेरे पास प्लस आई ग्रुप लगा है और यहां प्लस आई ग्रुप लगा है, ठीक है, इधर मैंने मान लो HH लगा दिया, ठीक, और इधर मेरे पास CCC प्लस आई ग्रुप लगा है, GOC में मैंने बताया था प्लस आई माइनस आई ग्रुप की सीरीज, ठीक है, इस तरीके से यहां मैंने H लगा दिया और इधर प्लस आई लगा दिया। अब ध्यान से देखना जरा, अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा किससे? ट्रांस से। ध्यान रखना, सिस का ज्यादा होगा किससे? ट्रांस से। ये कब होगा? जब दोनों प्लस आई या दोनों माइनस आई हो। तो मैं यहां पर माइनस आई भी लिख देता हूं, प्लस आई हो या क्या हो, माइनस आई हो, तो सिस का ज्यादा होगा किससे? ट्रांस से। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, एक प्लस आई और एक माइनस आई हो जाए, तो ट्रांस का ज्यादा होने लगता है। उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये लिखा है, यहां CH3, इधर Cl, ये H और ये H, ये क्या है? ट्रांस है, HH अपोजिट है। और अगर मैं इसका सिस फॉर्म बनाऊं तो आपको ऐसा दिखेगा, Cl और H। सही बात है। अब देखना जरा, CH3 डोनेट करेगा और Cl खींचेगा, और यहां CH3 डोनेट करेगा, यहां Cl खींचेगा। तो यहां क्या है, ये दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। यहां दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। तो यहां पर ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा किससे? सिस से। अगर एक प्लस आई हुआ, एक माइनस आई हुआ, जैसे मान लो यहां मैंने प्लस आई लगा रखा है और यहां माइनस आई लगा रखा है, यहां मैंने H लगा दिए, तो ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा किससे? सिस वाले से। तो समझ गए बात को क्या करना है? अगर मेरे पास दोनों प्लस आई, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे पास दोनों प्लस आई या दोनों माइनस आई, तो सिस का ज्यादा होता है। एक प्लस आई और एक माइनस आई, तो ट्रांस का ज्यादा हो जाता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट पोलैरिटी पर, और जिसका डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी ज्यादा होती है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब डायपोल मोमेंट सिस का भी ज्यादा हो सकता है, ट्रांस का भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ट्रांस का जरूरी नहीं कि हमेशा 0 हो, नॉन 0 भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इज क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, CLE। इसको क्या बोल रहा हूं मैं? क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। अगर क्रिस्टल लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन की बात करें तो हम ये बोलेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द क्रिस्टल। तो अगर मेरे पास ऐसा लिखा है, देखना ध्यान से, CCC, CH3, CH3 और HH, ध्यान से देखना, और यहां लिखा है CCC, CH3 और यहां CH3, इधर H और इधर H, ये क्या है? सिस फॉर्म, और ये क्या है? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब आप इसको कैसे कंपेयर कराओगे? रिपल्सन से। यहां देखो जरा, यहां मिथाइल मिथाइल में रिपल्सन होगा और यहां मिथाइल मिथाइल अपोजिट है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, आप लोगों ने मारुति ओमनी गाड़ी तो देखी है ना, जिसमें दोनों तरफ सीट होती है। तो अगर मेरे पास ये गाड़ी है, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ सीट है, तो आप खुद ही बताओ, एक सीट पे मैंने 2 मोटे मोटे बिठा दिए, मोटे मोटे लोग बिठा दिए, और सब अपोजिट वाले पे 2 पतले पतले बिठा दिए। और ऐसा है कि एक बार मैंने क्या करा, अपोजिट में मैंने क्या बिठा दिया, अपोजिट में मैंने क्या बिठा दिया, इस तरीके से, एक मोटा आदमी उस तरफ और एक दूसरी वाली सीट पे, और 2 पतले पतले अपोजिट ऐसे। तो बताओ कौन सा स्टेबल है? ऑब्वियसली ये वाला स्टेबल है। इसका मतलब ट्रांस की क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है किससे? सिस वाले से। समझ गए बात को? तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? डायपोल मोमेंट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी CLE, और चौथी प्रॉपर्टी मैं यहां लिख देता हूं 4th नंबर की। ठीक है, 4th प्रॉपर्टी क्या है? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पर। तो स्टेबिलिटी S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। जिसकी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रांस की ही हमेशा ज्यादा रहे। कुछ केसेस में सिस की स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं, ध्यान से देखना जरा, CH3, C, यहां मैंने लगा दिया C2H5 डबल C, यहां CH3 और H। ठीक है,
और एक बार मैं इस CH3 को उठा के यहां ले आऊं, तो अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले में मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन है, अगर ये CH3 में यहां ले आता हूं तो मिथाइल कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब अब आपको ऐसा दिखने लगेगा, ध्यान से देखना, H इधर और मिथाइल इधर, तो अब इथाइल मिथाइल का रिपल्सन होने लगेगा। तो उस केस में किसकी ज्यादा हो जाएगी, सिस वाले की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किससे, ट्रांस वाले से। तो ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं है ऐसा कि आपको हमेशा ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। आप क्या करोगे, बल्कि ग्रुप के रिपल्सन से चेक कर लोगे। बल्कि ग्रुप अगर रिपेल कर रहे हैं, जितना बड़े साइज के ग्रुप होंगे उनमें रिपल्सन ज्यादा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। और यूजुअली क्रिस्टल लेटिस एनर्जी ट्रांस की ज्यादा होती तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे बात बोलूं सॉल्युबिलिटी की, फिफ्थ पॉइंट ध्यान से देखना, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात बोलूं तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, सिस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है ट्रांस से। ठीक है, ये यूजुअल ट्रेंड में लिख रहा हूं। ये किससे कनेक्ट किया मैंने, इससे। इन दोनों में से ब्रेक करना किसको आसान है, इसको आसान है, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब सॉल्युबल हो जाएगा। समझ गया बात को। तो ये प्रॉपर्टी है। कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जो थी, मतलब यूजुअल प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे डाइपोल मूवमेंट यूजुअली सिस का ज्यादा होता है, किससे, ट्रांस से। बॉइलिंग पॉइंट यूजुअल सिस का ज्यादा होता है, किससे, ट्रांस से। क्रिस्टल लेटिस एनर्जी ट्रांस की ज्यादा होती है, किससे, सिस से। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, किससे, सिस से। और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, सीएलई पे डिपेंड करती है ना। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, जिसका सीएलई ज्यादा, मतलब ट्रांस की ज्यादा होगी, किससे, सिस से। सॉल्युबिलिटी सिस की ज्यादा होगी, किससे, ट्रांस से। ये यूजुअल फैक्टर है। लेकिन इनमें एक्सेप्शंस कब आ जाते हैं, जब आपके ग्रुप अलग अलग हो जाए। मतलब अगर दोनों प्लस आई या दोनों माइनस आई तो सिस का डायपोल मूवमेंट ट्रांस से ज्यादा, एक प्लस आई एक माइनस आई तो ट्रांस का डायपोल मूवमेंट सिस से ज्यादा। और डायपोल मूवमेंट का वेरिएशन अगर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी कर जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायपोल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्रिस्टल लेटिस एनर्जी यूजुअल ट्रांस की ज्यादा होती है, लेकिन मैंने बता दिया अगर मेरे मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन है और इथाइल मिथाइल का रिपल्सन है तो इथाइल मिथाइल का रिपल्सन ज्यादा होगा कंपैरिजन टू मिथाइल मिथाइल रिपल्सन। तो हो सकता है कि ट्रांस की स्टेबिलिटी कम हो जाए और सिस की ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, रिपल्सन से चेक करना है। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल प्रॉपर्टी याद रखो, जेई मेन के लिए और नीट के लिए नॉर्मल प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो। अब चलते हैं अपन नंबर ऑफ जीआई पर, लिख लो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट बचा अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जीआई। कैसे करना है, दो केस है, व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल देखो, अगर वो अनसिमेट्रिकल है या एंड ग्रुप डिफरेंट है तो एक अलग केस है, और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ठीक है, या एंड ग्रुप सेम है तो वो अलग केस है। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसमें टोटल जीआई का फॉर्मूला होता है, टोटल जीआई इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज द स्टीरियोजेनिक एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया, अब ये स्टीरियोजेनिक एरिया क्या होता है, वेयर द एरिया वेयर जीआई इज पॉसिबल। जीआई इज पॉसिबल, अगर जीआई पॉसिबल है तो उस एरिया को हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक एरिया। जैसे एग्जांपल से क्लियर समझ में आएगा, मान लो मैंने ऐसा लिखा है CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, CH3। ध्यान से देखना जरा, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, नहीं है। क्यों, यहां CH2Br लगा है एंड में और यहां क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो एंड ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट। तो फॉर्मूला लगेगा टोटल जीआई का 2 की पावर n। अब ये n बता दो, n मतलब जहां पर जीआई एग्जिबिशन हो। अब जीआई एग्जिबिशन कहां पर हो रहा है, एक ये डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेगा, एक ये डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेगा और एक ये डबल बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेगा, तो क्या हो जाएगा 3। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इस तरीके से करना है। अगर मेरे पास सिमेट्रिकल आ जाते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, क्या, GI इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, वेयर p इज इक्वल टू n/2 इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो ये, और p इज इक्वल टू n+1/2 इफ n इज ऑड। इस तरीके से आप चलोगे। जैसे अगर मैं आपके सामने यहां पर क्वेश्चन लिखूं, जैसे CH3 सिंगल CH डबल CH सिंगल CH डबल CH सिंगल CH3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सही है, एंड ग्रुप सेम आ गए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया, तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो GI इज इक्वल टू n बता दो फटाफट से, तो एक ये GI एग्जिबिट करेगा, एक ये, तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p, तो n अगर आपका 2 है तो p कितना हो जाएगा, 2/2 मतलब 1, तो 2 की पावर p-1। समझ गए, तो 2 की पावर 2-1 कितना हो गया, 2, और 2 की पावर 0 मतलब 1, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 3। एक एग्जांपल और समझ लो, अगर मान लो मेरे पास ऐसा लिखा होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH का होल थ्राइस, 3 बार लिख दिया ये, ठीक है, और CH3, तो एंड ग्रुप तो
सेम आ रहे हैं और सिमेट्रिकल वाला केस है। बस अब यहां पर n क्या हो जाएगा आपका 3, क्योंकि ये तीनों डबल बॉन्ड एग्जिबिट करेंगे। इसका मतलब पता है क्या है, ऐसा आपको 3 बार लिखना है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल, CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे 3 बार। तो n 3 है, p क्या आ जाएगा n प्लस 1/2, मतलब क्या 4/2 मीन्स कितना हो गया 2। इस तरीके से आपको लगाना है। तो gi इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये 6। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। समझ गए बात को? तो ये सारी की सारी चीजें ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड मैंने बता दी। अब फटाफट से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसे। चलो तो आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। फटाफट से समझ लो क्या क्या चीजें हैं। आपको क्या कंपेयर कराना है, डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, CLE क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें कंपेयर कराना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायपोल मूवमेंट की, यहां से शुरू करना है। ठीक है, डायपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे सीधे सीधे से बता दो, ये सिस है, ये ट्रांस है। अब ध्यान देना जरा, यहां जो ग्रुप लगा है ये क्या है, प्लस आई, और ये क्या है, माइनस आई। मतलब एक ग्रुप क्या है, प्लस आई, और दूसरा ग्रुप क्या है, माइनस आई। अगर एक प्लस आई और एक माइनस आई हो तो डायपोल मूवमेंट सिस का कम हो जाता है, ट्रांस का ज्यादा हो जाता है। समझ गए बात को? डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट भी यही होगा, ट्रांस का ज्यादा किससे, सिस से। अगर मैं CLE से कनेक्ट करूं, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, तो हम किससे देखते हैं, ये रिपल्सन से देखते हैं। भाई सीधी सी बात है, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी मतलब किसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है ब्रेक करने में, ये ट्रांस में ज्यादा एनर्जी लग रही है, क्यों, रिपल्सन कम है, तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब ट्रांस की क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी किससे, सिस वाले से। और CLE के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ट्रांस का ज्यादा होगा किससे, सिस से। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कौन अच्छी पैकिंग करेगा, जिसको तोड़ना मुश्किल है, तो ट्रांस की ज्यादा होगी किससे, सिस से। अब जिसको ब्रेक करना आसान है उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, सिस की ज्यादा हो जाएगी किससे, ट्रांस से। समझ गए बात को? अगर मेरे पास स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, तो वही लिखा है मैंने। अगला देखो जरा, बहुत ध्यान से देखना, यहां भी मैं वो सारे कंपेयर कराऊंगा। क्या, डायपोल मूवमेंट को कनेक्ट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को, फिर CLE को कनेक्ट करेंगे मेल्टिंग पॉइंट से, और स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये कंपेयर कराना है, स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन आपने देख लिया, फटाफट से बता दो NO2 कैसा ग्रुप होता है, बोलो। NO2 जो होता है वो होता है माइनस आई, तो यहां माइनस आई लगा है और यहां भी माइनस आई लगा है, मतलब एक ग्रुप माइनस आई और दूसरा भी क्या है, माइनस आई। अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस आई होते हैं, दोनों प्लस आई या दोनों माइनस आई होंगे, तो सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा किससे, ट्रांस वाले से, और बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज्यादा किससे, ट्रांस से। लेकिन क्रिस्टल लैटिस एनर्जी रिपल्सन से चेक करोगे, यहां दूर दूर हैं, तो सिस की कम और ट्रांस की क्या होगी, ज्यादा, और मेल्टिंग पॉइंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ट्रांस की ज्यादा, सिस की कम। अब स्टेबिलिटी बता दो, जिसकी CLE ज्यादा तो ट्रांस की ज्यादा, सिस की कम, और सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी कम। इस तरीके से कंपेयर कराओगे आप। बात समझ गए? फटाफट से नोट करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लो आप। क्या पूछा है इसमें, GI एग्जिबिट्स और नॉट। आपको ये बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको तरीका पता ही है कैसे चेक करना है। जैसे यहां देखना C है, इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। देखो इस पर एक H है, एक COH है, ठीक है, और इस पर एक H है, एक COH है, तो एक ही कार्बन पे दो ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये GI एग्जिबिट करेगा, तो यस आंसर है इसका। अगला देखो जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब यहां पर तो दो लोन पेयर आ गए ना, दो लोन पेयर आ गए, इसका मतलब एक ही कार्बन पे दो ग्रुप सेम मान लो आप, तो ये GI एग्जिबिट नहीं करेगा। इधर से तो चलो ठीक है, मिथाइल और H अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। इसका देखना जरा, इस कार्बन को देखो और इसको देखो, यहां पर एक H है और एक Cl है, ठीक है, डिफरेंट है। इस पर एक Cl है और ये पूरा का पूरा ग्रुप है इस कार्बन के लिए, ये भी डिफरेंट है, इसका मतलब ये एग्जिबिट करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये क्या है, अल्काइन है, अल्काइन तो GI एग्जिबिट करती नहीं, तो सीधे काट दो। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ GI आपको निकालना है। ध्यान से देखो जरा, नंबर ऑफ GI निकालने के लिए दो केस होते थे, एक सिमेट्री है और एक नहीं है। तो इसमें सिमेट्री तो कहीं से दिख ही नहीं रही है और इसमें भी सिमेट्री कहीं से दिख नहीं रही है, ठीक है। इसका मतलब 2 की पावर n वाला फॉर्म लगेगा, n वाला फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूले में जो n होता है वो स्टीरियोजेनिक एरिया है, मतलब जहां GI एग्जिबिट होगा। तो एक तो ये हो गया, और 8 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड एग्जिबिट करता है, तो एक ही हो गया। तो n क्या हो गया, 2, तो GI कितने हो गए, 2 की पावर
2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि इन दोनों ही जगह जीआई एग्जिबिशन होगा। अगला देखना जरा, 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड एग्जिबिट नहीं करता, लेकिन यहां सी डबल बॉन्ड एन वाला केस यहां पे ये एग्जिबिट करेगा, और डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग में क्या है, ये डाई सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहां भी एग्जिबिट करेगा। तो एन क्या आ गया 2, सिमेट्री कहीं से दिख नहीं रही, जीआई क्या हो गया 2 की पावर 2 मतलब 4, इस तरीके से। अगला देखो, ZE निकालना है मुझे, तो ZE निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कार्बन पर प्रायोरिटी सेट करेंगे, ये हाइड्रोजन ये Cl, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, Cl का, तो 1 हो जाएगा। और इस वाले पे क्या है, पहला एटम कार्बन, यहां पहला एटम नाइट्रोजन, दूसरे एटम से मतलब ही नहीं है, पहले एटम में एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है, सेम साइड Z हो जाएगा। अगला देखना जरा, इस कार्बन पे O16 वाला और O18 वाला, तो आइसोटोप में मास नंबर ज्यादा तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। यहां देखना, इस कार्बन से चलोगे, ये कार्बन है सेम है, अगला एटम कौन सा लेना, यहां ऑक्सीजन, अगला एटम यहां चाहे ये ले लो या ये ले लो, बात बराबर है। मान लो ये ले लिया तो ये क्या है कार्बन, तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा, सेम साइड मतलब क्या आ गया Z। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमर से रिलेटेड होते हैं। तो आइसोमेरिज्म में अपन ने स्ट्रक्चरल कवर कर लिया और स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल कवर कर लिया। अब अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। फटाफट से ये नोट करो और पूरा अच्छे से जीआई में रिवाइज करके जाना। जीआई में भी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, एग्जाम में जो बहुत बार क्वेश्चन आया है वो डायपोल मूवमेंट का आया है कि डायपोल मूवमेंट किसका ज्यादा, किसका कम, किसका जीरो, किसका नॉन जीरो, ये वाला, और दूसरा जीआई एग्जीबिशन पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो उस पर ज्यादा फोकस करना आप, ये नोट कर लो।